ये जो बिल आया है ये अचानक, जैसे मोदी जी को एकदम दौरा पड़ता है कि 8 बजे आकर के भाई नोटबंदी कर दी, तो ये अचानक दौरा पड़ा। 15 दिन पहले जो सेंसस कमिश्नर था, जो रजिस्ट्रार जनरल था सेंसस का, उसने कहा हम 2027 तक ये सारे आंकड़े, क्योंकि कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, जातीय जनगणना के और जातीय क्या कहते हैं सेंसस के, हम 2027 में उपलब्ध करा देंगे। लेकिन आरएसएस जो मनुवादी संस्था है और बीजेपी उसकी एक शाखा है, उसमें विचार ये हुआ कि अगर सेंसस के आंकड़े आ गए 2027 के और पता लग गया इतनी भारी संख्या में इस देश में 60% ओबीसी हैं, तो फिर तो उनका प्रेशर पड़ेगा, वह उनको जो महिला आरक्षण है उसमें भागीदारी दो, उनका आरक्षण करो। तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए, उसको कुचलने के लिए मोदी जी ने ये बिल लेके आया। 2023 में मोदी जी ने खुद फार्मूला बनाया था कि पहले हम 2027 में जनगणना कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन कराएंगे, उसके बाद हम महिला आरक्षण लागू करेंगे। लेकिन अपनी ही बात से पलट रहे हैं। 2027 के बजाय वो कह रहे हैं कि हम 2011 के जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण करेंगे, और ओबीसी तो क्योंकि आएगा नहीं तब तक, इसलिए ओबीसी महिला का आरक्षण नहीं करेंगे। मैं, आप में से बहुत लोग जानते हैं कि एक डॉक्टर हूँ। मेरे पास अगर कोई मरीज आए आज 2026 में, तो मैं उसको कहूँगा भी अपना सीटी करा लो, एक्सरे करा लो, और उसके आधार पे मैं करूँगा। अगर कोई डॉक्टर बैठ करके ये कहे भाई 2011 का अपना एक्सरे ले आओ और 2011 के एक्सरे पे मैं आपका इलाज करूँगा, तो उस डॉक्टर को पागल डॉक्टर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये सरकार भी जो काम कर रही है ये पागलपने का काम है। डेमोग्राफी जो है बहुत बदल चुकी है और 2027 में आंकड़े आने हैं, 2029 में आपने लागू करने हैं, तो क्या ज़रूरत है इस तरह के बिल लाने की? सीधी सीधी बात यह है कि 272-273 लोकसभा की सीटें और 2200 विधानसभा की सीटें, जो हमारी ये जो बहनें बैठी हुई हैं, मेरी ओबीसी की दलित बहनें, इनको मोदी जी नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं जैसे कंगना रानौत और वो स्मृति ईरानी, ऐसी जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं, वो लोकसभा में आएँ और फिर आपकी आवाज़ दब जाए। आप समझ लीजिए 273 एमपी जब उस वर्ग से आकर के लोकसभा में बैठ जाएंगे, तो आपकी आवाज़ ऐसी हो जाएगी नक्कार खाने में तूती, उसकी कोई दम नहीं बचेगा। 800 में सारे 273 पहले ही इनके बहुत प्रभुत्व है, 273 उसमें और जोड़ लीजिए। और EWS टाइप का, आप हमारे भाई गौतम जी इस चीज़ का अक्सर जिक्र करते हैं कि ओबीसी के आरक्षण में 43 साल लग गए। 1950 में संविधान मिला और आते आते 1993 में लागू हुआ ओबीसी आरक्षण। EWS 43 घंटे में लागू हो गया, लोकसभा से भी पास, राज्यसभा से भी पास, राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर, और सुप्रीम कोर्ट में लोग गए। भाई आरक्षण ये आर्थिक आधार पे तो लिखा ही नहीं संविधान में, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी परवाह नहीं की, कोई रोक नहीं लगाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप समझिए कि ये जो 5 किलो अनाज फेंका जाता है, ये हमें भिखारी समझ रहे हैं, जबकि हम बहुसंख्यक हैं, हम बहुजन हैं, हमारी संख्या ज़्यादा है। हमें ये लाभार्थी नहीं बनना 5 किलो का अनाज का। हमारे को चाहिए जो सरकारी खजाने की जो तिजोरी है वो SC ST OBC के हाथ में आनी चाहिए, और जिस दिन आपके हाथ में सरकारी खजाने की तिजोरी की चाबी आ जाएगी, उस दिन असल में आपको न्याय मिलेगा। और हमारी जद्दोजहद, हमारा संघर्ष उसी के लिए है कि इस देश में एक मनुवादी व्यवस्था हजारों साल तक चली। उसमें क्या था कि तमाम धन संपत्ति, दौलत, ताकत, मान सम्मान, इज्जत, वो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहती थी और वो काम नहीं करते थे। जैसे हमारे काशीराम जी भी कहते थे ना, पेन का उदाहरण देते थे कि एक तो ऊपर ढक्कन होता है, वो काम नहीं करता, लेकिन वो रहता सबसे ऊपर है, काम तो पेन करता है। तो लेकिन मान सम्मान सारा उनके पास, धन दौलत, जमीन जायदाद, बड़ी जद्दोजहद। फूले शाहू अम्बेडकर जी का आंदोलन चला, हजारों लोग आप जैसे, हमारे जैसे जो गुमनाम इस आंदोलन में स्वाहा हो गए, बलिदान उनका चला गया। लेकिन एक बहुत हजारों साल की जद्दोजहद के बाद इस देश में एक संविधान आया, और उस संविधान का जो श्रेय है वो हम सब बाबा साहब को देते हैं कि पहले वोट देने का अधिकार शिक्षा और संपत्ति के आधार पर होता था।
जो बीए होता था, और शिक्षित कौन होते थे उन दिनों, कौन होते थे बीए? कोई दलित, पिछड़ा, शूद्र, अछूत ये नहीं होते थे। बाबा साहब तो एक एक्सेप्शन हो गए, तो उनको वोट का अधिकार होता था। 31 मार्च 1931 को अधिवेशन हुआ कांग्रेस का कराची में, और उसमें ये प्रस्ताव पास हुआ कि देश जब भी आज़ाद होगा तो सब लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, गरीब हों, अमीर हों, शिक्षित हों, अशिक्षित हों, सबको बराबर का वोट का अधिकार मिलेगा, महिलाओं को भी मिलेगा। और मैं बता दूं कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यहाँ पे भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। बखूबी कोई शायद दूसरी शख्सियत भी नहीं थी जो इतना सुंदर संविधान बना सकती थी। बाबा साहब ने संविधान बना दिया, और संविधान बना करके जब उन्होंने 26 नवंबर 1949 को देश को समर्पित किया, तो उससे एक दिन पहले 25 नवंबर को शाम को लगभग यही समय था, बाबा साहब ने एक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि ये संविधान बड़ी जल्द लागू हो जाएगा, राजनीतिक रूप से सब बराबर हो जाएंगे, वन मैन वन वोट इक्वल वैल्यू, लेकिन सामाजिक पिछड़ापन अभी बरकरार रहेगा, राजनीतिक पिछड़ापन कम भी हो जाएगा, लेकिन जो आर्थिक पिछड़ापन है, गरीबी और अमीरी, वो बरकरार रहेगी। और ये देश जब तक इसमें आर्थिक और शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन दूर नहीं होगा, सब मुख्य धारा में नहीं आएंगे, तो ये देश भी कमज़ोर रहेगा। तो अगर इस देश को प्रबुद्ध राष्ट्र बनाना है, सबको मुख्य धारा में लाना है, तो एक और दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो दूसरी आज़ादी की लड़ाई राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई से भी बड़ी होगी, और उसमें सबको सामाजिक और आर्थिक रूप से मुख्य धारा में शामिल करने का काम होगा। हम क्या देखते हैं, आज इतने सालों के बाद भी जो तिजोरी है, जो देश का खजाना है, उस खजाने की चाबी आज भी चंद उन्हीं लोगों के हाथ में है। मोदी जी के बारे में रतन लाल जी ने भी जिक्र किया कि 27 मंत्री बना दिए, राष्ट्रपति बना दिया, और कौन कौन बना दिया, लेकिन खजाने की चाबी नहीं दी। जो 500 टॉप की कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियल कंपनियां, अदानी, अंबानी, उसमें कितने दलित मोदी जी ने बनाए? जो अदानी अंबानी की तरह कंपनियां चलाते हो, कितने पिछड़े बनाए? कितने सुप्रीम कोर्ट के जज बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि जो पावर स्ट्रक्चर है, जो असली ताकत है, वो वही है। क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ अभी देखा नहीं है। हमारे बीच में हमारा एक कोई भाई अगर IAS बन जाता है तो हम सोचते बहुत तरक्की होगी, हमारा कज़न जो है IAS हो गया, हमारा भतीजा IAS हो गया, IPS हो गया। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। पहले 2-3 साल में उनकी CR इतनी ख़राब कर दी जाती है कि वो मंत्रालय के सेक्रेटरी नहीं बन पाते। न्याय योद्धा राहुल गांधी जी इस सवाल को उठाते हैं, वो कहते हैं भाई 90 जो सेक्रेटरी हैं, जो चलाते हैं असल में मंत्रालय, ये जो मंत्री होते हैं, इनके दिमाग में, अब देखो अमित शाह ये मंत्रालय थोड़ी चलाता है, तो इधर उधर घूमता रहता है हरदम, तो चलाना जो काम है मंत्रालय का, वो ये लोग चलाते हैं। और वो कौन है? जो मनोवादी मानसिकता के हैं और उच्च वर्ग से आते हैं। साथियों, 25,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 40,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, कोई 50,000 करोड़ लेके भाग गया। तो विजेंद्र भाई, आपके समाज में कोई भागा तो वहाँ सब बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत ईमानदार होते हैं, हम नहीं करते, हम तो देश के लिए कारगिल में हमने दिया, चाइना में जाके हमने रेजांगला में बलिदान दे दिया। तो फिर मैंने दूसरा सवाल किया, मैंने कहा आपके समाज में एक आदमी का नाम बता दो जिसको 10,000 करोड़ रुपए का लोन मिला हो। नहीं मिलता। जब अदानी और अंबानी को भी लाखों, इतने अमीर होने के बावजूद भी लाखों करोड़ रुपए लेकर के वो बिजनेस करते हैं, तो हमारे लोगों को भी तो लोन चाहिए। लेकिन जो बैंकों के चेयरमैन देखो, डायरेक्टर देखो, वो भी उसी वर्ग के लोग हैं। मोदी जी जो है छाती ठोक के अपने आप को ओबीसी बताते हैं। मोदी जी का मंत्रालय जो PMO है, प्रधानमंत्री कार्यालय, उसमें कितने ओबीसी हैं जो निर्णायक भूमिका में हैं, जो निर्णय लेते हैं? एक भी नहीं है। मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता कि कौन लोग बैठे हैं। तो कानून में एक शब्द इस्तेमाल होता है डी ज्योर, यानी कानूनी रूप से, और एक होता है डी फैक्टो, यानी वास्तविकता क्या है। तो डी ज्योर और कानूनी रूप से सब इस देश में बराबर हो गए, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी सारी धन संपत्ति, मान सम्मान, ताकत उन चंद लोगों के हाथ में है।
तो मैं अपनी बात लंबी नहीं करूंगा, बाकी बातें हमारे साथियों ने आपको बता दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छा कार्यक्रम रखा, मुझे बुलाया। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।